बच्चों आज हम जो केवल बात करने वाले हैं वो राष्ट्रीय आय निकालने की दूसरी विधि के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम लोग राष्ट्रीय आय निकालने की दूसरी विधि यानी कि इनकम मेथड के बारे में बात करने वाले हैं। उत्पादन विधि की बात हो चुकी है। आज जो बात की जाएगी वो सिर्फ किसकी की जाएगी, आय विधि से बात की जाएगी कि राष्ट्रीय आय को आय विधि से किस प्रकार निकाला जाता है, निकालने का तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है निकालने का। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो यहाँ जो मैंने है आय विधि की डेफिनेशन लिखी है, लेकिन डेफिनेशन से पहले हमें ये दो चीजें पढ़नी पड़ेगी कि कारक आय क्या होती है और हस्तांतरण आय क्या होती है। कारक आय को इंग्लिश में फैक्टर इनकम कहते हैं, फैक्टर इनकम, और जो हस्तांतरण आय है इसे कहते हैं ट्रांसफर इनकम। कारक आय का मतलब है जब कोई आदमी किसी आदमी के अंडर में रह के काम करता है, ये ए है और ये बी है, ए जो है बी के पास काम करता है, अब काम करने के बदले से क्या मिलेगा, बोनस, कमीशन, सैलरी, कुछ तो मिलेगा इसको। तो इसको जो भी मिलेगा वो उसके काम के बदले तो मिल रहा है, तो काम के बदले जो भी पैसा प्राप्त होता है उसी को क्या कहा जाता है, कारक आय। अब जरूरी नहीं काम करना, अगर ये इसको कोई सेवा देता है तो सेवा के बदले भी जो आय प्राप्त होगी उसे क्या कहा जाएगा, कारक आय। तो यहाँ लिखा है किसी व्यक्ति के द्वारा अर्जित उस आय से है जो कारक सेवा के बदले प्राप्त होती है। ठीक है, कारक सेवा का मतलब है जो भी उसने सेवा दी है तो उसके बदले जो भी पैसा मिलेगा वो सारा क्या कहलाएगा, कारक आय कहलाएगा। हस्तांतरण आय का मतलब ऐसी इनकम है जो बिना किसी काम के बदले अर्जित की है। कारक आय वो थी जो काम के बदले अर्जित की है, मतलब जाके मैंने काम करा और मुझे वो मिला, तभी वो क्या बन गई, कारक आय बन गई। लेकिन हस्तांतरण आय क्या है, जो बिना किसी काम के बदले प्राप्त हो गई सीधा, या बिना किसी काम के बदले मिल गई। जैसे एग्जाम्पल के लिए स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप तो समझते हो, अगर कोई बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है और गवर्नमेंट उसे पढ़ने के लिए पैसा दे रही है तो यहाँ जो स्कॉलरशिप है वो कौन सी आय मानी जाएगी, हस्तांतरण आय, क्योंकि वो बिना किसी काम के बदले मिली है। इसके अलावा गवर्नमेंट ओल्ड एज पेंशन बांटती है, ओल्ड एज पेंशन भी तो बिना किसी काम के बदले मिलती है, तो वो भी कौन सी आय मानी जाएगी, हस्तांतरण आय मानी जाएगी। तो दोबारा से क्लियर कर देता हूँ, कारक आय वो आय होती है जो किसी काम के बदले में प्राप्त की जाती है, हस्तांतरण आय वो होती है जो बिना किसी काम के बदले मिलती है। ठीक है, इनमें से राष्ट्रीय आय में शामिल केवल कारक आय को किया जाता है और हस्तांतरण आय को शामिल नहीं किया जाता है। अब पढ़ते हैं आय विधि। आय विधि से राष्ट्रीय आय कैसे निकालेंगे। तो आय विधि से राष्ट्रीय आय निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है। जितनी भी कारक आय है, कारक आय समझ में आ गया, जितनी भी कारक आय है उसके अनुमान से ही राष्ट्रीय आय निकाली जाएगी। आय विधि से अगर राष्ट्रीय आय निकालना है तो जितनी भी कारक आय है उन सभी को जोड़ दो और उसके अनुसार ही जो इनकम निकल के आएगी उसी को क्या माना जाएगा, राष्ट्रीय आय माना जाएगा। लेकिन ये जो कारक आय है ये तीन टाइप का होता है जिसके बारे में अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा आय विधि। आय विधि का मतलब है कारक आय के अनुमान से राष्ट्रीय आय की गणना करना। कारक आय जो किसी काम के बदले मिलेगी, हस्तांतरण आय जो बिना किसी काम के बदले प्राप्त होती है। ये जो कारक आय है, कारक आय बताया था ना कौन सी होती है, जो किसी काम के बदले मिलती है। ये जो कारक आय है कितने प्रकार के, इसको प्रकार कह लो, इसको तत्व कह लो, कुछ भी कह लो, घटक कह लो, ये सारी एक ही बात है। मतलब टाइप्स ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम कितने टाइप की होती है, कारक आय कितने प्रकार की होती है। तो नॉर्मली कारक आय को तीन भागों में ही बांटा गया है। पहला कर्मचारी का पारिश्रमिक, दूसरा प्रचालन विशेष, तीसरा स्वनियोजित मिश्रित आय। ठीक है, तो कारक आय, अगर कारक आय निकालनी हो तो कारक आय निकालने के लिए इसे 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 जोड़ दो, कारक आय निकल के आ गई। लेकिन जो कर्मचारी का पारिश्रमिक है ये समझते कि कर्मचारी का पारिश्रमिक क्या होता है। कर्मचारी मतलब वर्कर, पारिश्रमिक मतलब वर्कर जो काम करते हैं और काम के बदले उन्हें जो भी कुछ मिलेगा उन्हें पारिश्रमिक कहते हैं। अब जैसे कोई इंसान किसी कंपनी में काम करने के लिए जा रहा है तो उसे वेतन मिलेगा ना, तो वेतन क्या है, कर्मचारी का पारिश्रमिक। तो कर्मचारी के पारिश्रमिक में क्या क्या आता है, वेतन, क्योंकि वो भी काम के बदले मिलेगा, किसी के पास जाके काम करेंगे, मजदूरी, कमीशन, प्रोविडेंट फंड या किसी टाइप का बीमा करवा रखा है मालिक ने हमारा, या फिर एक होता है रिटायरमेंट पेंशन। तो रिटायरमेंट पेंशन भी काम के बदले ही मिलता है लेकिन वो बाद में मिलता है। तो कर्मचारी के पारिश्रमिक में इन चीजों को शामिल किया जाता है। इन सारी चीजों को जोड़ दो तो वो क्या निकल के आ जाएगा, कर्मचारी का पारिश्रमिक। तो दोबारा बताता हूँ, कर्मचारी का पारिश्रमिक का मतलब है कर्मचारी को काम के बदले जो भी पैसा जहां जहां से मिला है उसे कर्मचारी का पारिश्रमिक कहते हैं। और क्या क्या मिलता है उसे, रिटायरमेंट पेंशन, वेतन, मजदूरी, कमीशन, प्रोविडेंट फंड और कोई इंश्योरेंस करवा रखा हो तो वो भी इसी का पार्ट माना जाता है। अब आ जाते हैं नंबर दो। नंबर दो होता है प्रचालन अधिशेष, जिसे कहते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। प्रचालन अधिशेष का मतलब है मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है उससे मैंने कोई इनकम जनरेट करी है तो वो किस में आएगा, प्रचालन अधिशेष में। ठीक है भाई,
तो प्रचालन अधिशेष को 3 भागों में बांटा गया है। इसका जो पहला पार्ट है जिसे लगान कहते हैं। अब लगान समझ में नहीं आ रहा तो इसका दूसरा नाम किराया है। लगान और किराया एक ही चीज है, कभी कभी इसे रॉयल्टी के नाम से भी लिख देते हैं। अब इन तीनों में से आपको किराए का मतलब तो समझ में आ रहा होगा, तो किराया, लगान, रॉयल्टी एक ही चीज है। अपनी प्रॉपर्टी को किसी को दे दिया और उसके बदले जो इनकम जनरेट हो रही है उसे किराया मानेंगे, ठीक है। तो प्रचालन अधिशेष का जो पहला पार्ट है वो है लगान, दूसरा है ब्याज, ब्याज तो समझ में आता है, इंटरेस्ट, और तीसरा जो है लाभ, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस को 3 भागों में बांट रखा है, किराया, ब्याज और लाभ। लेकिन ये जो लाभ है इसको अच्छे से समझना है। लाभ का मतलब हम लोग नॉर्मली प्रॉफिट को समझते हैं। अब ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट सिंगल नहीं होता, प्रॉफिट कई सारी चीजों से मिलकर बनता है। तो प्रॉफिट के 3 पार्ट है। ये पहला पार्ट हो गया लाभांश, निगम लाभ कर, और तीसरा हो गया अवितरित लाभ। 3 पार्ट है ये प्रॉफिट के। तो प्रॉफिट का जो पहला पार्ट है लाभांश का मतलब समझते हैं। तो लाभांश का मतलब है वो प्रॉफिट जो पार्टनर्स या कंपनी आपस में बांटना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो कंपनी को 1 करोड़ का प्रॉफिट है, 1 करोड़ में से कंपनी 50 लाख बांटना चाहती है, तो ये जो 50 लाख रुपए ये लाभांश कहलाएगा, ठीक है। ये 50 लाख रुपए क्या कहलाएगा? लाभांश। लाभांश का मतलब क्या है? ये बांटना चाहती है। दूसरा है निगम लाभ कर। निगम लाभ कर का मतलब कंपनी टैक्स पे करती है प्रॉफिट में से गवर्नमेंट को, जितना प्रॉफिट होगा उतना टैक्स पे करेगी। मान लो उन्होंने 10 लाख रुपए टैक्स पे करा, तो ये क्या कहलाएगा? ये जो पार्ट कहलाएगा ये कहलाएगा निगम लाभ कर। कितने हो गए? 60 लाख हो गए। तो बचे कितने? बचे हमारे पास 40 लाख। अब 40 लाख कंपनी बचा के रखना चाहती है फ्यूचर के लिए, तो इसी को अवितरित लाभ कहा जाएगा, अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट। अब दोबारा से समझते हैं, ये जो है 1 करोड़ रुपए ये तो लाभ बन गया हमारा। अब ये जो 50 लाख रुपए ये क्या बन गया? ये लाभांश बन गया। और ये जो 10 लाख रुपए ये बन गया निगम लाभ कर, और ये जो 40 लाख रुपए ये कौन सा बन गया? अवितरित लाभ। अगर इन तीनों को जोड़ता हूं तो 1 करोड़ रुपए निकल के आ गया। 1 करोड़ जो बनेगा ये क्या कहलाएगा? हमारा लाभ कहलाएगा। लाभ इन तीनों को जोड़ के बनता है। अगर क्वेश्चन में हमें लाभांश भी दे रखा हो, लाभ भी दे रखा हो, जब लाभ दे रखा है तो इसका मतलब लाभांश ऑलरेडी लाभ में जुड़ा हुआ है ना, तो इन तीनों को इग्नोर कर देना है। हमें मेन चीज क्या चाहिए? फिर लाभ चाहिए, और लाभ ना दिया हो तो इन तीनों को जोड़ के लाभ निकाल सकते हैं। कर्मचारी का पारिश्रमिक का मतलब कर्मचारी को जो भी मिलेगा। प्रचालन अधिशेष का मतलब जो भी संपत्ति से होने वाली इनकम है। अब आता है स्वनियोजित मिश्रित आय। भाई ये समझ लो जो लोग सेल्फ बिजनेस कर रहे हैं, सेल्फ बिजनेस मतलब खुद का कोई काम कर रहे हो और उससे होने वाली कोई इनकम है, तो वो क्या कहलाती है? वो स्वनियोजित मिश्रित आय कहलाती है। इसके कोई पार्ट नहीं होते, ये सिर्फ मिश्रित आय के नाम से याद कर लेना आप। तो कर्मचारी के पारिश्रमिक के बहुत सारे पार्ट है, प्रचालन अधिशेष 3 पार्ट्स में, और लाभ के भी 3 पार्ट्स होते हैं, और इसका कोई पार्ट नहीं होता है। आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय, इसका मतलब अगर मैं इनकम मेथड का यूज करूंगा तो राष्ट्रीय आय कैसे निकालनी है, तो इसको 2 स्टेप में समझना है। अगर मेरे को इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालनी है तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? मुझे निकालना पड़ेगा घरेलू आय। और हाँ, घरेलू आय को एनडीपीएफसी कहते हैं। तो घरेलू आय और एनडीपीएफसी दोनों एक ही चीज है। अगर मैं आय विधि से राष्ट्रीय आय निकाल लो तो मुझे क्या निकालनी पड़ेगी? घरेलू आय, और घरेलू आय का फॉर्मूला क्या हो गया? एनडीपीएफसी। अब एनडीपीएफसी कैसे निकालनी है? तो एनडीपीएफसी सिर्फ कारक आय होती है। कौन सी आय होती है भाई? कारक आय। अब कारक आय कौन सी होती है? पहले बता चुका हूं, कर्मचारी का पारिश्रमिक, प्रचालन अधिशेष और मिश्रित आय। ये तीनों आय कौन सी आय है? कारक आय का टाइप से। तो अगर कारक आय को मैंने जोड़ दिया, तीनों कारक आय को जोड़ दिया, तो वही हमारी क्या बन जाती है? घरेलू आय, एनडीपीएफसी बन जाती है। तो बेटा अगर आपको घरेलू आय निकालनी है, एनडीपीएफसी निकालनी है, तो इन तीनों को जोड़ दो। इन तीनों को जोड़ के जो भी आएगा उसे घरेलू आय कहा जाएगा, ठीक है। तो अगर आय विधि से राष्ट्रीय आय निकालनी है तो सबसे पहले घरेलू आय, एनडीपीएफसी निकाल ली। अब घरेलू आय को चेंज कर रहे हैं हम लोग राष्ट्रीय आय में। अब घरेलू आय को राष्ट्रीय आय में कैसे बदलेंगे? एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी में अगर एनएफआईए जोड़ दिया जाए, एनएफआईए मतलब विदेशों से प्राप्त होने वाली शुद्ध कारक आय को जोड़ दिया जाए, तो इन दोनों को जोड़ते ही वो राष्ट्रीय आय बन जाती है, यानी कि एनएनपीएफसी बन जाती है। इसका एक दूसरा फॉर्मूला बनाना चाहो, एनडीपीएफसी की जगह मैंने लिख दिया कर्मचारी का पारिश्रमिक, प्रचालन अधिशेष, और यहाँ पे लिख दिया मैंने मिश्रित आय। एनडीपीएफसी की जगह ये लिख दिया प्लस एनएफआईए, और ये इन चारों को जोड़ दिया। तो इन चारों का जो टोटल होता है उसी को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय। शॉर्ट में सुन लो, कारक आय का जो जोड़ होता है, कारक आय कौन कौन सी? ये और ये, इन तीनों का जो जोड़ होता है उसे घरेलू आय कहते हैं। इसके अलावा अगर घरेलू आय में एनएफआईए जोड़ दिया जाए, विदेशी से प्राप्त होने वाली शुद्ध कारक आय जोड़ दिया जाए, तो वो राष्ट्रीय आय बन जाती है।
तो आय विधि से राष्ट्रीय आय निकालने का सिंपल तरीका है, घरेलू आय निकालो और घरेलू आय को राष्ट्रीय आय में चेंज कर दो, या सीधा राष्ट्रीय आय का ये वाला फॉर्मूला यूज कर दो। यहां से यहां तक ये ध्यान रखना, ये वाला जो पार्ट है ये घरेलू आय है और ये विदेशों से प्राप्त होने वाली शुद्ध कारक आय वाले आय विधि से संबंधित सावधानियां। इसका मतलब जब मैं आय विधि का इस्तेमाल करता हूँ राष्ट्रीय आय निकालने के लिए तो कौन कौन सी सावधानियां रखनी पड़ेगी। तो ये कुछ बातें लिखी है मैंने जिनका ध्यान हमें रखना पड़ता है आय विधि से राष्ट्रीय आय निकालने के लिए। पहला और दूसरा दोनों सेम है। पहले हम लोग ये बात करते हैं कारक आय, बार बार कारक आय के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आय विधि से राष्ट्रीय आय हम लोग निकाल ले तो हमें सिर्फ कारक आय को ही शामिल करना है, ये शामिल होगा राष्ट्रीय आय में। लेकिन जो हस्तांतरण आय होती है, हस्तांतरण आय मतलब मालूम है ना, जो बिना किसी काम के बदले मिलती है, जैसे ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, बहुत सारी ऐसी इनकम है। तो हस्तांतरित आय यानी कि ट्रांसफर इनकम को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करना। दो बातें बता दी मैंने, अगर आय विधि से हम लोग राष्ट्रीय आय निकालेंगे तो हस्तांतरण आय को शामिल नहीं करना, लेकिन जितनी भी कारक आय उन्हें शामिल करना है। फिर अगला जो है गैर कानूनी कार्यों से प्राप्त आय को शामिल नहीं करना। गैर कानूनी कार्य का मतलब मान लो कोई जुआ खेलता है और उसे बहुत इनकम मिल रही है, वो बहुत पैसा कमा रहा है, तो उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि वो कौन सी कैटेगरी में आती है, गैर कानूनी कार्य में आती है। तो कोई भी गैर कानूनी कार्य से कोई भी इनकम जनरेट हो रही होगी उसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। अब इसके बाद पुरानी वस्तुओं की क्रय विक्रय, मतलब कोई भी चीज है, अगर कोई पुरानी वस्तु उसको खरीदा और बेचा जाता है तो भाई कमीशन पेड किया जाता है। अब कमीशन उसको पेड किया जाता है जो ये काम करवाता है, इसका मतलब हमारा सामान बिकवाता है या खरीदवाता है। तो ये जो हम उसे कमीशन दे रहे हैं उसके लिए तो कारक आय है ना, उसको तो उसके काम के बदले मिली है, तो इसीलिए राष्ट्रीय आय में से शामिल किया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ वस्तुओं पर नहीं, शेयर पे भी शामिल होगा। इसका मतलब अगर पुराने शेयरों को खरीदा और बेचा जाता है तो उनके ऊपर जो कमीशन या दलाली या ब्रोकरेज वगैरह जो भी पेड की जाती है उन्हें राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। इसे शामिल राष्ट्रीय आय में करना है और इसे शामिल नहीं करना है। ठीक है, इसे भी शामिल नहीं करना था। अचानक प्राप्त होने वाली आय को शामिल नहीं करना। अब अचानक प्राप्त होने वाली आय का मतलब क्या है, मान लो मैं जा रहा था रोड पे और मुझे वहां 500 रुपए का नोट मिल गया, तो ये अचानक से मिली इनकम है ना। या ये मान लो लॉटरी लग गई मेरी अचानक से, तो ऐसी इनकम जो अचानक प्राप्त होती है उसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करना। लास्ट वाला दे रखा स्वयं भोग के लिए उत्पादन शामिल करना है। इसका मतलब या तो मैं सेल्फ कंजप्शन के लिए कोई प्रोडक्शन कर रहा हूँ या फिर मेरा कोई बिजनेस है, मैं उसमें से खुद ही सेल्फ कंजप्शन करने लगता हूँ अपने पर्सनल यूज के लिए। तो भाई ऐसी कंडीशन में उसे भी राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे क्योंकि वो एक इनकम का पार्ट होता है, लेकिन वो उसे खुद के लिए यूज कर रहा है, तो इसीलिए उसे राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाए।